हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा, जहां पर मैं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आता रहता हूं ऑन टैक्सेशन एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं एक ऐसे नोटिफिकेशन सर्कुलर के बारे में जो आप लोगों के लिए जीएसटी में एक एमनेस्टी स्कीम की तरह से आया था, जिसमें कि हम बात करेंगे आईटीसी से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जीएसटी में सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं और ऐसे में आपको देखना होता है कि आप कौन कौन से इनवॉइसेस के आईटीसी ले सकते हैं। अगर मैं आपको क्विकली याद दिलाऊं तो सेक्शन 16 में सब सेक्शंस के अकॉर्डिंग एक सब सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई इनवॉइस है तो उसका आईटीसी आप अगले साल तक की सितंबर की रिटर्न या 30 नवंबर तक जो रिटर्न्स फाइल हो गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अर्लियर ईयर्स में ये जो पीरियड था वो सितंबर 30 सितंबर हुआ करता था, जो कि बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर भी कर दिया गया था। लेकिन आप में से काफी लोगों ने एक चैलेंज फेस किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 कि जहां पर आपके सप्लायर्स ने अपनी रिटर्न्स लेट फाइल करी, जिसकी वजह से आपको आईटीसी नहीं मिला। देन बाद में इसी इशू को लिटिगेशंस में लेकर गए, जहां पर असेसिंग ऑफिसर्स ने आपके ऊपर डिमांड रेज कर दी, ये कहते हुए कि आपका आईटीसी ये अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज आपके सप्लायर्स ने अपनी जीएसटी R1 ड्यू डेट के बाद फाइल करी है और जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया था 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर और 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर एज द केस में भी, उसके बाद उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल करी हैं, जिसकी वजह से आपके आईटीसी आपको डिसअलाउ कर दिए गए। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर बाद में 54वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक एमनेस्टी स्कीम के थ्रू आपको इसका रिलीफ देने की कोशिश की गई थी। तो 8 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। देन उसके कुछ दिन बाद ही एक सर्कुलर भी आ गया था और उस सर्कुलर में बताया गया था कि अगर आपके ऊपर कोई डिमांड रेज हुई है तो आप उस डिमांड को या उस नोटिस को रिमूव करवा सकते हैं, रेक्टिफाई करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। इवन दोस्तों, हमारे जीएसटी लॉ में एक दो सबसेक्शन भी ऐड किए गए थे, जो कि सबसेक्शन 16(5) और 16(6) थे। तो इन दो सबसेक्शंस के ऐड होने के बाद ये आपको एक रिलीफ की तरह से दिए गए थे। तो आज के सेशन में मैं बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले तो वो दोनों सबसेक्शंस दिखाऊंगा, क्या उसमें ऐड किया गया था, क्या कंडीशन थी, कैसे आपको उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। देन उस पूरे सर्कुलर नोटिफिकेशंस में क्या बातें कही गई थी, कैसे आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे उस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में जीएसटी पोर्टल पर वो रेक्टिफिकेशन की फंक्शनैलिटी लाइव हो गई है। तो हम देखेंगे कैसे आपको वो रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है अगर आपके ऊपर उस प्रकार का कोई भी डिमांड या नोटिस रेज हुआ है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो उसमें अभी भी एलिजिबल नहीं है इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेने के लिए। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बेसिक बैकग्राउंड बताऊं तो हमारे जीएसटी में एक सेक्शन है 16(4) जो बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी इनवॉइस का या किसी भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का जो आईटीसी है वो आप कब तक क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ये डेट रहती थी 30 सितंबर और उसके बाद इस डेट को बढ़ाकर कर दिया गया था 30 नवंबर। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम कि पहले अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई इनवॉइस है जिसका कि मैं आईटीसी नहीं ले पाया हूं या मेरे सप्लायर ने रिटर्न देर से भरी है, तो मैं 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो कि एक्चुअली में पड़ता है 2018, 30 सितंबर 2018 तक भी अगर रिटर्न फाइल कर दी जाती तो उसका मुझे इनपुट मिल जाता। वेयर एज अगर मैं 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए बात करूं तो वहां पर डेट रही है मान लीजिए 30 सितंबर 2019 तक। अगर मेरा सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, लेकिन अगर उसके बाद रिटर्न फाइल की जाती है तो मेरे को आईटीसी अलाउड नहीं होता है। इस प्रकार का हमारा सेक्शन 16(4) है। अब सेक्शन 16(4) की वजह से ही काफी लोगों के पास नोटिसेस आए थे इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20
जिसमें यह कहा गया कि अगर आपके सप्लायर्स ने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या अगर आप ऑलरेडी इसको क्लेम कर चुके हैं और आपके पास आईटीसी बैलेंस नहीं है तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के नोटिसेस काफी लोगों के पास आए थे। अब यहां पर जब 54वीं काउंसिल मीटिंग हुई तो उसमें रिकमेंडेशंस दी गई कि टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ दे देते हैं। यहां पर एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए जिसमें उन्होंने 2 सबसेक्शंस ऐड करे। एक सबसेक्शन ऐड करा उन्होंने 16(5) और एक उन्होंने ऐड करा यहां पर 16(6). इन दोनों सबसेक्शंस को पहले हमें समझना पड़ेगा क्या कहा गया है, देन अकॉर्डिंगली उसके प्रोसेस को हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर से पहले नोटिफिकेशन आई थी, जो कि नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई थी। 8 अक्टूबर 2024 को ये जो नोटिफिकेशन आई थी वो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस इन द 54वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसके बेसिस पर आई थी। और इसमें यहां कहा गया था एज पर पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपके ऊपर कोई रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की डिमांड रेज हुई है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 16, तो वहां पर आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं कॉमन पोर्टल पर विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। तो वहां पर आप उसकी रेक्टिफिकेशन अप्लाई करेंगे और रेक्टिफिकेशन के थ्रू आपकी वो डिमांड खत्म कर दी जाएगी, बशर्ते जो नए सेक्शन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 दो नए सबसेक्शंस यहां पर ऐड किए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों ही सबसेक्शंस में एग्जैक्टली क्या कहा गया है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन तो केवल इस बारे में बात कर रहा था कि हमने 2 नए सबसेक्शंस ऐड कर दिए हैं इन द लॉ, सबसेक्शन 5 एंड 6 विद इन द सेक्शन 16, जिसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर उसके रेस्पेक्ट में कोई डिमांड रेज हुई है और आप चाहते हैं उस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना और आप एलिजिबल हैं अगर उसके लिए, तो आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई करते हुए इसका बेनिफिट ले सकते हैं। खैर इसमें जब आप नीचे देखेंगे तो आपको एक अनेक्जर 1A दिखेगा जिसमें बेसिकली उन्होंने फॉर्म दिया था जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म कॉमन पोर्टल पर लाइव होगा और हमें ऑनलाइन ही ये फाइल करना होगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम इसको फिजिकली फाइल करें, बट स्टिल इन्होंने यहां पर फॉर्मेट दिया था, तो ये आपके लिए उतना काम का नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूं वो जो 2 सबसेक्शन ऐड करे थे वो एग्जैक्टली क्या थे। तो यहां पर आप देखेंगे एक सर्कुलर है जो कि 15 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। इस सर्कुलर में आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये है आपका सबसेक्शन 4। मैं आपको सबसेक्शन 4 एक बार दिखा देता हूं क्या कहा गया है इसमें। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 13th day of November। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले जो डेट हुआ करती थी वो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर हुआ करती थी। इसका मतलब आप ऐसे समझिए 18-19 से रिलेटेड अगर कोई आईटीसी है किसी इनवॉइस का या किसी डेबिट नोट का, तो मैं वो 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं क्लेम कर सकता था। अगर मेरे किसी सप्लायर ने रिटर्न बाद में भरी है 30 नवंबर 2019 के बाद, तो मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं बात करूं तो उसके लिए डेट रही 30 नवंबर 2020। अगर उस दिन तक मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी, then I can claim ITC, otherwise I'm not allowed to claim ITC in respect of those invoices। तो ऐसा हमारा सबसेक्शन 4 है। एक्चुअली में ये अभी भी है। अब सबसेक्शन 4 की वजह से ही काफी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनके सप्लायर्स ने अपनी रिटर्न्स टाइम से नहीं भरी, देर से भरी, जिसकी वजह से उनके आईटीसी रुक गए। अब इसी चीज को यहां पर बेनिफिट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली और उसमें यहां पर 2 सबसेक्शंस ऐड कर दिए। तो आइए पहले इस वाले सबसेक्शन को पूरा देख लेते हैं। November of the following the end of financial year to which such invoices or debit note pertain or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो ये हमारा वेल सेटल्ड लॉ था पहले जो हम पढ़ रहे थे। नाउ अब इसके नीचे देखिए
मैंने आपको बताया सितंबर भी डेट रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रेस्पेक्ट में जो डेट रही थी वो सितंबर रही थी। देन ऑन उसके बाद जितने भी ईयर थे उसके लिए वो डेट कर दी गई थी आपकी 30 नवंबर। नाउ अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या चेंज किया। ये जो दो सबसेक्शन आप देख रहे हैं ये न्यूली एडेड सबसेक्शंस हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा सबसेक्शन 5 नया ऐड हुआ और सबसेक्शन 6 एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ। इसमें इन्होंने क्या लिखा देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4। इसका मतलब सबसेक्शन 4 में जो हम कह रहे हैं उस चीज को इग्नोर करते हुए, उस चीज को नोट विद स्टैंडिंग करते हुए अब जो हम सबसेक्शन में बात कहेंगे 5 में वो काम की होगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पर्टेन टू द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। इसका मतलब 4 सालों को कवर कर रहे हैं। ये टोटल 4 साल है जिनके लिए कह रहे हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to 30th day of November 2021। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं 17-18, 18-19, 19-20, 19-20 के बाद 20-21 इन चारों ही साल का कोई भी इनवॉइस जिसका कि आईटीसी आपको नहीं मिला है क्योंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न देर से भरी है, तो इन चारों ही साल का इनपुट आपको दे दिया जाएगा अगर आपका सप्लायर 30 नवंबर 2021 तक भी अपनी रिटर्न में उस इनवॉइस को दिखा देता है या उस डेबिट नोट को दिखा देता है। तो इसका मतलब जो एक्चुअली में पहले मुझे इनपुट्स नहीं मिल रहे थे ये कहते हुए कि आपके सप्लायर ने देर से रिटर्न भरी है, तो वो एक्चुअली में जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया। अब याद रहे ये हर किसी साल के लिए नहीं बढ़ी है, ये केवल इन 4 सालों के रेस्पेक्ट में बढ़ाई गई है, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। तो इन 4 सालों के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट है जो कि आपके सप्लायर ने 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल कर दिया होगा अपनी रिटर्न में, तो उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। ये सबसेक्शन 5 ने आपको एक बेनिफिट दे दिया। तो दिस इज अ एमनेस्टी अंडर सबसेक्शन 5 जहां पर आपको आईटीसी मिलते हैं। अब एक्चुअली में इशू क्या है, इस सबसेक्शन के आने से पहले ही कई लोगों के ऊपर 17-18 की, 18-19 की और 19-20 की डिमांड रेज हो चुकी थी। अब उस डिमांड के रेज होने के बाद अगर ये सबसेक्शन आता है तो डेफिनेटली उस डिमांड को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि आप एक रेक्टिफिकेशन फॉर्म फाइल कर देना और उसमें रेफरेंस देना इस वाले सबसेक्शन का, तो हम आपकी वो जो डिमांड है या जो नोटिस है उसको रिमूव कर देंगे, आपकी वो डिमांड एग्जैक्टली वहां से हटा देंगे। लेकिन एक बात इन्होंने और कही है यहां पर जो मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा कि आप इस सबसेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर आपने ऑलरेडी उस डिमांड की पेमेंट कर दी है। तो इसका मतलब अगर आप पे कर चुके हैं तो रिफंड आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। दोस्तों इसी में एक सबसेक्शन 6 भी इन्होंने ऐड किया था जो किस बारे में बात करता है वो देखिएगा। सो बेसिकली दोस्तों सबसेक्शन 6 बात करता है उन जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के रेस्पेक्ट में जिनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए थे या कैंसिल कर दिए गए और वो अपनी रिटर्न्स नहीं भर पाए। देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, लेट्स से 1 साल हो सकता है, 6 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद उनके जीएसटी नंबर रिवोक किए गए एंड दे हैव फाइल्ड देयर प्रीवियस रिटर्न्स, और ऑब्वियसली वो प्रीवियस रिटर्न्स उनकी लेट हो गई तो अगेन उनके भी आईटीसी पास ऑन नहीं हो पाए होंगे, तो उन लोगों के रेस्पेक्ट में सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर कहा गया where the registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently cancellation of registration is revoked by any order under section 30 or pursuant of any order made by the appellate authority। इसका मतलब अपील में वो अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर पाए, कैंसिलेशन को रिवोक कर पाए या अपने एओ के बेसिस पर ही उसको रिवोक कर पाए। तो ऐसे में वो जो इनवॉइसेस रेस करेंगे उस इनवॉइसेस का भी आईटीसी उनको पास कर दिया जाएगा, भले ही वो रिटर्न आपकी लेट क्यों ना फाइल हुई हो।
तो यहां पर लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर सबसेक्शन 4। इसका मतलब जो सबसेक्शन 4 आपको टाइमलाइन देता है ना कि कब तक आप आईटीसी ले सकते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगी अगर उनका ये वाला केस है। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं। मान लीजिए विकास शर्मा ने किसी पर्सन से सप्लाई रिसीव करी थी। अब जिस पर्सन से सप्लाई रिसीव करी उसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, वो अपनी रिटर्न नहीं भर पाया, देन मुझे आईटीसी नहीं मिला। देन 1 साल बाद उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर चालू हो जाता है, मतलब वो अपने कैंसिलेशन को रिवोक करवा लेता है एंड बाद में वो अपनी रिटर्न में ये वाला इनवॉइस दिखा देता है जो मैंने उससे परचेज करी थी। तो अगर वो ऐसा कर देता है तो मेरे आईटीसी मुझे अलाउ कर दिए जाएंगे, भले ही वो टाइमलाइन के बाहर ही क्यों ना जा रहे हों। तो यहां पर उसके रेस्पेक्ट में सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन दोस्तों अगेन यहां पर कंडीशन डाली गई थी कि आप उस बिल को फिल कर देंगे अप टू 13th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन। इसका मतलब ये तो सबसेक्शन 5 के रेस्पेक्ट में बात हो गई, और नीचे वाले जो सबसेक्शन 6 है उसके रेस्पेक्ट में बात हुई यहां पर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस मे बी till the date of order of revocation of cancellation of registration where such return is filed within 30 days from the order of revocation of cancellation of registration whichever is later। तो कहने का मतलब यह है जब आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न भरिए और उन इनवॉइसेस को दिखा दीजिए जो आप कैंसिलेशंस के दौरान नहीं दिखा पाए थे, सो दैट आईटीसी आपको अलाउ हो जाए। तो दोस्तों ये जो 2 सबसेक्शन है 5 और 6 ये ऐड किए गए। हालांकि 6 कम लोगों के केसेस में एप्लीकेबल होता है बट 5 ज्यादातर केसेस में एप्लीकेबल है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका उन क्लाइंट्स का डिसअलाउ हो गया यही बात कहते हुए कि भैया आपके सप्लायर ने तो रिटर्न लेट फाइल करी है। तो वहां पर एक्चुअली में हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह के नोटिस आए होंगे या डिमांड भी बन गई होगी, तो वहां पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक्चुअली में दिस इज बेनिफिशियल सेक्शन फॉर यू अगर आपके पास ऐसा कोई सप्लायर है जिसने अपनी रिटर्न देर से भरी थी। नाउ अब इन्होंने यहां पर एक चीज बोली है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेक्शन 150 देखिएगा, इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई भी किया। नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्सेस पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स। अगर आपने कोई टैक्स पे कर दिया है या आपने कोई आईटीसी रिवर्स कर दिया है ऑन बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट और नोटिस और डिमांड ऑर्डर वॉट एवर द केस इज विच वुड नॉट हैव बीन सो पेड और नॉट रिवर्स हैड सेक्शन 118 बीन इन फोर्स ऑल द मटेरियल टाइम्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स। तो कहने का मतलब यह है अगर आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं किसी भी टैक्स की या इनपुट रिवर्स कर चुके हैं तो उसका हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो यहां पर मजे में कौन आ गया, जिसने अभी तक उस डिमांड को पे नहीं किया था। अब मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए मेरे ऊपर डिमांड आई रॉन्ग आईटीसी क्लेम करने की या एक्सेस आईटीसी क्लेम करने की, या इस बेसिस पे कि मेरे सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी, तो मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिमांड आ गई। 1 लाख रुपए की डिमांड तो टैक्स की है और उसके ऊपर 50,000 रुपए का उन्होंने इंटरेस्ट मांग लिया और उसके ऊपर 50,000 की ही उन्होंने लेट से पेनल्टी मांग ली। अब देखिए फायदा क्या है, इस वाले टैक्स की रेक्टिफिकेशन के लिए मैं आज के सेशन में आपको बता रहा हूं रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, तो ये हट जाएगी। रही बात इंटरेस्ट और पेनल्टी के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है और आपके कोर्स में भी डाला हुआ है कि SPL 02 फाइल करके आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। इसका मतलब आपको ना तो टैक्स की पेमेंट करनी है ना ही इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की पेमेंट करनी है, दोनों ही चीजों से आप बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। तो जो पे कर चुका है वो रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा। आई होप दिस क्लियर्स टू यू। नाउ देखिएगा दोस्तों, अब इसके नीचे इसी सर्कुलर में इन्होंने लिखा भी हुआ है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 जो कि 8 अक्टूबर 2024 को निकाली गई थी। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर निकाला जाएगा रेक्टिफिकेशंस ऑफ ऑर्डर का, जो कि आप कॉमन पोर्टल पर कर पाएंगे।
तो अब अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर निकलने के बाद फाइनली इन्होंने जनवरी के महीने में यहां पर इसका प्रोसीजरल पार्ट इशू कर दिया है। इसका मतलब कोबन पोर्टल पर ये फंक्शनैलिटी लाइव कर दी गई है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। 22/2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके रेस्पेक्ट में आप किस प्रकार से अपने ऑर्डर्स की रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लाइव भी हो गई है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रैक्टिकली इसको करने जाते हैं ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया SPL 02 फाइल करते में ऑर्डर नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ डेफिनेटली इशू यहां भी होंगे, क्योंकि जनरली ये पोर्टल एक्चुअली में स्मूथली वर्क नहीं करता है इन सब चीजों के लिए। इसको थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। तो पोर्टल पर क्या इश्यूज आते हैं वो तो आपको प्रैक्टिकली करने पर ही पता चलेगा, बट इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस रिलीज कर दिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं और बता भी रहा हूं कैसे आप ये कर पाएंगे। तो देखिए, आपको सर्विसेज वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जाएंगे यूजर सर्विस, माई एप्लीकेशंस। माई एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। देन आप क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पर। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑर्डर नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप ऑर्डर नंबर सर्च करेंगे, जो भी आपका ऑर्डर रिस्पेक्टिव डिमांड का या नोटिस का इशू हुआ होगा। तो यहां पर ऑर्डर की इशू डेट भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। देन आपको ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन में अपना रीजन लिखना है कि हम ये रेक्टिफिकेशन क्यों चाह रहे हैं। अभी नीचे प्रोसेस में इन्होंने ये भी बता रखा है कि आप क्या ग्राउंड मेंशन करेंगे, वहां पर क्या रीजन आपको देना होगा। देन उसके नीचे अटैचमेंट का एक ऑप्शन है, जहां पर आपको अटैचमेंट लगानी है। और उसके बाद फाइनली आप वेरिफिकेशन वाले पार्ट पर टिक करके यहां पर सिग्नेटरी सेलेक्ट करके प्लेस एंटर करके इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा प्रोसेस कैसे करना है। लेकिन अब इन चीजों में क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या आपको भरना है, क्या एंटर करना है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, जब आप ऑर्डर नंबर की लिस्ट में आएंगे तो इस प्रकार से आपको एक लिस्ट दिखेगी। हो सकता है आपको एक ऑर्डर दिखे, हो सकता है आपके उसमें 2 दिखे, 3 दिखे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने ऑर्डर इशू हुए थे, उसके रेस्पेक्ट में हर एक ऑर्डर आपको दिखेगा। एंड मेक श्योर हर एक ऑर्डर के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल होगी, सेपरेट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा। आप मल्टीपल ऑर्डर एक ही फाइल के अंदर नहीं ले पाएंगे। नीचे की तरफ जब आप आएंगे दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से ऑर्डर नंबर आ गया, यहां पर डेट आ जाएगी। देन उसका पीरियड ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का ये ऑर्डर है। जब आप यहां पर ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन लिखेंगे ना, तो वहां पर आपको ये मेंशन करना है एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड दिस। तो ये आप अपने ग्राउंड्स में मेंशन कर देना। जो आपके डिपार्टमेंट वाले हैं वो समझ जाएंगे कि आपने रेक्टिफिकेशन किस बेसिस पर डाली है, एंड अकॉर्डिंगली वो इसको प्रोसेस कर देंगे। उसके नीचे देखिए दोस्तों, जहां पर आपको अटैचमेंट लगानी है वहां पर आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और जो अनेक्शर ए है बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन नंबर 22/2024, वहां पर आप उसको अटैच कर देंगे। तो अटैचमेंट में आपको एज सच कुछ करना नहीं है, यहां पर सिंपल अटैचमेंट लगेगी अनेक्शर ए के फॉर्म में। देन आपको सिंपली वेरिफिकेशन वाले पार्ट पर जाना है, सेलेक्ट करना है, आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी है उसका नाम सेलेक्ट करके देन यहां पर प्लेस एंटर करके इस फॉर्म को सिंपली फाइल कर देना है। प्रीव्यू भी कर सकते हो, प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सिंपली फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म फाइल हो जाएगा। दोस्तों आई नो अभी लाइव पोर्टल पर ये फॉर्म भरने में ग्लिचेस हैं, क्योंकि मैंने भी इस सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले एक फॉर्म खोल के देखा था, बट वहां पर क्योंकि कोई भी डिमांड ऑर्डर रेफरेंस नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको लाइव वो नहीं दिखाया। हालांकि कुछ दिन में हो सकता है 1-2 दिन में ये फंक्शनैलिटी और स्मूथली काम करे, तो मैं आपको उसका भी एक लाइव सेशन दिखा दूंगा कैसे आप इसको फाइल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको लीगल बैकग्राउंड इसका समझ आ गया होगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज अभी रह जाती है कि हम लाइव इसको फाइल करेंगे कैसे। तो आप 2-1 दिन और रुकिए, जब आप 2 दिन के बाद इसको करेंगे तो स्मूथली हो जाएगा। बाकी मैं भी आपको इसका एक सेपरेट सेशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो विद दी होप कि आपको अब तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखता हूं सेशन में, आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।